देखिए लास्ट टाइम डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट प्रोडक्ट है, आपने पढ़ा था कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, a special type of cell division in which the number of cell increases but cell mass does not, जिसमें सेल का नंबर तो लगातार इंक्रीज करता है लेकिन सेल का मास इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, उसी में एक पॉइंट आप लिखिएगा, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था जाइगोट से 64 सेल स्टेज आपने फॉर्म किया था, दैट इज नोन एज द ब्लास्टुला। ठीक है, अब ब्लास्टुला फर्दर जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर जाता है और उसका इम्प्लांटेशन होता है। तो जो आपकी यूट्राइन कैविटी होती है, देखिए यहाँ यूट्राइन कैविटी के कांटेक्ट में आता है, तो यूट्राइन कैविटी के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम जो इस पार्ट को चारों तरफ से कवर कर लेता है। ठीक है, सभी तरफ से क्या करता है? कवर कर लेता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज डेसिडुआ। When embryo comes in contact with the innermost layer of the uterus, that is endometrium, then endometrium is known as the decidua। फिर endometrium को हम क्या बोलते हैं? decidua बोलते हैं। तो एक हेडिंग लिखिएगा, decidua। decidua, decidua में लिखेंगे on implantation of embryo, endometrium is named as decidua। एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते। नोट और रिमार्क करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा नोट में। देखिए जैसे ही ये एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल के कांटेक्ट में आता है तो इसकी सेल्स जो है एक हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज, कोई बताना चाहेगा? HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। ये हार्मोन जो है उस फीमेल के द्वारा बहुत ही एक्सेस में सिक्रीट किया जाता है जो उसके यूरिन के थ्रू पास होता है। इस हार्मोन का लेवल इतना ज्यादा होता है कि उस फीमेल के यूरिन के थ्रू पास होने लगता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द प्रेगनेंसी टेस्ट, दैट इज नोन एज द हार्मोन बेस्ड जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट कहलाता है। ग्रेविडेक्स टेस्ट कहलाता है। जैसे कई सारे मार्केट में जो है प्रेगनेंसी किट आती हैं जांच करने के लिए, जिससे प्रेगा न्यूज वगैरह आता है, तो एक्चुअली ये हार्मोन बेस्ड स्ट्रिप होती हैं, हार्मोनल स्ट्रिप होती हैं। इस पे एक ऐसी ही मार्किंग रहती है, अगर जिस भी फीमेल को कंफ्यूजन है दैट मींस शी इज प्रेग्नेंट और नॉट, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो यूरिन का 1 से 2 ml सैंपल जो है इस पे डालते ही, एक बूंद डालते ही अगर यहाँ पर सेकंड लाइन अपीयर हो जाती है दैट मींस फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो जो रैपिड टेस्ट होता है वो इसके द्वारा किया जा सकता है, बट इसका ऑथेंटिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अप टू 90% है, लेकिन 10% इसमें भी दिक्कत है। कभी कभी सेकंड लाइन अपीयर हो जाती है बट फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं ग्रेविडेक्स
टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अच्छा हाँ भाई, नोट या रिमार्क में ही एक पॉइंट लिख दीजिएगा। HCG हार्मोन इज secreted in मतलब स्रावित होता है, secreted in excess and passes via urine used for diagnosis of pregnancy, ब्रैकेट में लिख लेंगे ग्रेविडेक्स टेस्ट। कितनी बात आगे समझ में? नेक्स्ट आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन।
लेवलिंग नहीं समझ में आएगी पूछ लीजिए। मिडिल लो, लास्ट बेंच, बात नहीं करो भैया, ट्रेन चला दो। कहाँ पे? ये कोरियोनिक विलाइन लिखा हुआ है, कोरियन है, अम्नियन है, एलेंटोइन है, ऑक्साइड। नॉन फंक्शनल या वेस्टिजियल होता है। ये थिक म्यूकस प्लग होता है, दैट इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एरो लगा करके ऊपर की तरफ एरो लगाया गया, दैट मींस इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। amniotic fluid है, prevent embryo from the desiccation and prevent from the germ। नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया जाएगा। जब ये चैप्टर खत्म कंप्लीट हो जाएगा आप एनसीईआरटी लेकर के आइए। Prevent embryo EMBRYO from desiccation। desiccation मतलब होता है सूखना, एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है। Prevent from jerk। ये म्यूकस प्लग लिखा हुआ है, म्यूकस प्लग PLUG प्लग, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब एरो का मतलब होता है इंक्रीज, एरो का मतलब प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ओसेशियल बोलते हैं ना। स्कूल के बच्चे हैं आप, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड? दोनों में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम।
डायग्राम बन गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेसेंटा फॉर्मेशन। देखिए प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो आपने ब्लास्टुला पढ़ा था, अभी पिछले लेक्चर में आपने ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ये आपने पढ़ा कि ये 64 सेल स्टेज होता है। कैसा होता है? 64 सेल स्टेज होता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्लास्टुला कहलाता है। इस ब्लास्टुला की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये बाहर वाली लेयर जो होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्रोफोब्लास्ट में। किसमें? ट्रोफोब्लास्ट में। और बाकी जो इनर सेल मास होता है, अंदर की जो सेल्स होती हैं, ये फ्यूचर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं और बाहर वाला लेयर जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू आर डिफरेंशिएटेड इनटू 4 डिफरेंट लेयर्स, दैट इज कोरियन, एम्नियन, एलेंटोइन एंड यॉर्क सैक। ठीक है, ये 4 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो होता है कोरियन, उसके अंदर होता है एम्नियन, ये नेक्स्ट एलेंटोइन और लास्ट होता है यॉर्क सैक। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन फीमेल में जो एम्ब्रियो होता है उसका एलेंटोइन और यॉर्क सैक जो होता है ये वेस्टिजियल होता है, मतलब नॉन फंक्शनल, किसी काम का नहीं होता है। ऐसे एनिमल्स जिनमें ये फंक्शनल होता है उसमें एलेंटोइन का काम क्या होता है? ये नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करके स्टोर रखता है। जो एम्ब्रियो का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, पढ़े हुए हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, या फिर अमोनिया होता है। ठीक है, तो अमोनिया तो ऐसे स्टोर कहीं किया नहीं जाता है। ठीक है, यूरिया या यूरिक एसिड जो होता है उसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये स्टोर रहता है एलेंटोइन में। यॉर्क सैक जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो में जो नरिशमेंट होता है वो फीटस को कहाँ से मिलता है? थ्रू द प्लेसेंटा। तो इसका भी कोई काम नहीं, तो ये दोनों फंक्शनलेस हो जाते हैं। बचे कोरियन और एम्नियन। तो कोरियन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम विलाई बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई ही आगे चलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। कोरियोनिक विलाई आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करती है? प्लेसेंटा का। देखिए जैसे ये आउटर मोस्ट कवरिंग मान लीजिए और ये यूट्राइन वॉल मान लीजिए, तो ये कोरियोनिक विलाई जो होती हैं वो प्लेसेंटा यूट्राइन टिश्यू के अंदर धीरे धीरे इनवेजिनेट करती जाती हैं, धंसती जाती हैं और एक समय के बाद एक कनेक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कवर द 30% पार्ट ऑफ द यूट्रस, 30% हिस्से को कवर करता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा कहलाएगा। कंफर्म? इसके अंदर होता है एम्नियन। कोरियन के अंदर क्या होता है? एम्नियन। ठीक है, ये एम्नियन जो होता है ये एम्ब्रियो को सभी तरफ से कवर करता है एक्सेप्ट द वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस को छोड़कर। एनाटॉमिकल पोजीशन समझ लीजिए, जिधर हेड होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर, इसका अपोजिट जो होता है वो पोस्टीरियर, सामने की तरफ वेंट्रल, पीछे वाला हिस्सा डॉर्सल, साइड वाला लेटरल और अंदर वाला मीडियल कहलाता है। ठीक है, लेटरली आउटवर्ड जो होगा वो लेटरल कहलाएगा और अंदर की तरफ जो होगा वो मीडियल सर्फेस कहलाता है। तो ये वेंट्रल सरफेस को छोड़कर एम्ब्रियो को सभी तरफ से कवर करता है और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, फीटस में कोई डिफेक्ट है इसका पता लगाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड ही हम लेते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेकर के हम क्या करते हैं, कोई जेनेटिकल डिफेक्ट तो नहीं है उसमें, उसका पता लगाते हैं। लाइक दैट द स्पाइना बाइफिडा एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बाइफिड कर जाता है, यानी दो मुहा हो जाता है बढ़कर। ठीक है, तो ऐसे बच्चे पैरालाइज्ड पैदा होंगे। क्या होंगे? पैरालाइज्ड। तो अगर जन्म से पहले ही हमको पता चल जाए कि चाइल्ड जो है वो पैरालाइज्ड होने वाला है तो हम चाइल्ड को अबॉर्ट करवा देंगे। भाई ऐसे बच्चे को जन्म देने से क्या फ़ायदा है जो फिजिकली चैलेंज्ड हो या पैरालाइज्ड हो? भाई उसकी केयर आपको करनी पड़ेगी, उसके पीछे आपको मेडिकेशन पे कई सारे खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे बेहतर जो अभी लाइफ
में मतलब दुनिया में आया ही नहीं है, उसको क्या किया जाए, अवॉइड कर दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस कंडीशन के लिए एमनियोटिक फ्लूइड को हम एज ए सैंपल निकाल करके जांच करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी से फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी इसी फ्लूइड से कर लिया जाता है, जो कि प्रोहिबिटेड है, बैन है, नहीं कर सकते, इलीगल माना जाता है, ठीक है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसको डेसिकेशन से बचाता है, सूखने से बचाता है, ठीक है। और साथ में क्या करता है, इसको जर्क से बचाता है, मतलब अगर कोई झटका लगता है तो उसको चारों तरफ से वो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, भ्रूण जो होता है वो चारों तरफ से फ्लूइड के अंदर पैड होता है, तो उसको जर्क से यानी झटके से बचा लेता है। इलेक्ट्रॉन और ऑक्साइड के बारे में आपको बताया जा चुका है, कंफर्म, तो इतना देख लीजिएगा। हाँ, और देखिएगा ये आपका जो प्लेसेंटा होता है, ये यूट्राइन कैविटी इसको इतना टाइटली होल्ड करके रखता है कि ये इससे डिअटैच नहीं होने पाता है। लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब इस ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है तब उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। कोई बताएगा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल चाइल्ड बर्थ इज, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। बता दीजिए सिक्रेट कहाँ से होता है, रिलैक्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से भी होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, जो प्यूबिक बोन होती है पेल्विक गर्डल की, प्यूबिक बोन्स होती हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होती हैं, किसकी मदद से, लिगामेंट की मदद से, ठीक है। तो जब रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है तो ये प्यूबिक बोन्स जो होती हैं वो डायलेट करने लगती हैं, जिससे सर्विक्स का डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है, तभी नॉर्मल चाइल्ड बर्थ पॉसिबल हो पाता है। यही रीजन होता है कि कई बार जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं यानी डॉक्टर्स होती हैं वो बता देती हैं कि बच्चे का जन्म जो है वो नॉर्मल हो पाएगा या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ द हार्मोन ऑफ द लेवल ऑफ दिस हार्मोन, या फिर सर्विक्स डायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सर्विक्स डायलेट नहीं करेगा तो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाएगा। यूजुअली जो सर्विक्स का डायलेटेशन होना चाहिए वो 10 इंचेस तक होना चाहिए, द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, दैट इज शोल्डर, मतलब इतना चौड़ा जो है अगर सर्विक्स डायलेट हो पाएगा देन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, देन सिजेरियन करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। इसके अलावा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर पेन कॉज करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी प्रेशर एग्जर्ट करता है और तभी चाइल्ड जो है वो एक्सपेल होता है, बाहर की तरफ धकेला जाता है। ये जो थिक म्यूकस प्लग है ये सर्विक्स रीजन में इकट्ठा रहता है और ये प्रेगनेंसी को होल्ड करने में हेल्प करता है, यानी चाइल्ड को होल्ड करने में हेल्प करता है। ये म्यूकस प्लग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हो जाता है क्योंकि फीमेल में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही हाई होता है, उसी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिएगा इनर सेल मास, इनर सेल मास, इनर सेल मास डेवलप्स एज फ्यूचर एम्ब्रियो, डेवलप्स एज फ्यूचर एम्ब्रियो, डेवलप्स एज फ्यूचर एम्ब्रियो, but outer trophoblast
develops as outer trophoblast develops as extra embryonic mesoderm, extra embryonic mesoderm. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, which is a terrestrial adaptation, terrestrial adaptation टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन मतलब जानते हैं, जैसे जो वर्टिब्रेट की ओरिजिन मानी जाती है, माना जाता है कि वर्टिब्रेट फर्स्ट टाइम कहाँ इवॉल्व हुए थे, वाटर फिशेस से देन इवॉल्व हुए एम्फीबिया से इवॉल्व हुए रेप्टाइल, और रेप्टाइल से बने एक साथ बर्ड और मैमल एक साथ बने हुए। दैट्स व्हाई द एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल आर कॉल्ड द पैरेलल इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल इवोल्यूशन बोलते हैं। दोनों साथ साथ इवॉल्व हुए। किससे? रेप्टाइल। तो दोनों का कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल ही होता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड एंड रेप्टाइल एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैमल एंड रेप्टाइल। बताना चाहेंगे? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड एंड रेप्टाइल, आर्कियोप्टेरिक्स। क्या होता है? आर्कियोप्टेरिक्स होता है। ठीक है, क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे। 10th में एक चैप्टर था जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उससे में आर्कियोप्टेरिक्स एक एज अ फॉसिल डायग्राम बना हुआ था। क्या था? एज अ फॉसिल डायग्राम बना हुआ था, क्योंकि फॉसिल ही पाए जाते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया नहीं जाता है। डायनासोर की प्रजाति के थे, डायनासोर से रेप्टाइल्स थे, तो उसी के साथ विलुप्त हो गए, मतलब। ठीक है, और उसका भी कंप्लीट फॉसिल नहीं मिलता, तो आपको स्कूल या कॉलेजेस में उसके मॉडल दिखाई देते। आर्कियोप्टेरिक्स के क्या मॉडल दिखाए जाते हैं, मतलब अगर कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का हार्ड पार्ट नहीं बचता है तो उसका एक मॉडल हम बना करके रख देते हैं। ठीक है, जैसे कई सारे म्यूजियम वगैरह में आप जाते हैं, तो अब भाई डायनासोर तो एज होल देखने के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है, तो या तो डायनासोर का स्केलेटन रखा होता है, ठीक है, या फिर डायनासोर कैसे दिखते थे उसका एक मॉडल बना करके रख दिया जाता है कि ये डायनासोर की स्पीशीज इस तरीके से दिखती थी। कन्फर्म? तो ऐसे ही आर्कियोप्टेरिक्स है, दैट इज नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड एंड रेप्टाइल। इसके कुछ फीचर जो है वो बर्ड से मिलते थे और कुछ फीचर्स जो है वो रेप्टाइल से मिलते थे। ऐसे ही कनेक्टिंग लिंक है मैमल्स और बर्ड्स के बीच में। बताना चाहेंगे कौन से कनेक्टिंग लिंक हैं? एग्जांपल, प्लेटिपस एंड इकिडना। प्लेटिपस एंड इकिडना ये दो ऐसे मेंबर हैं जो मैमल होते हुए भी रेप्टाइल्स के कुछ कैरेक्टर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ओविपेरस। ठीक है, ओविपेरस मतलब एग ले करते हैं, अंडयूज बोलते हैं हिंदी में आप। ठीक है, मतलब एग ले करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटिपस और इकिडना ये दो मेंबर हैं। एक्चुअली डिवाइड किया गया इनको 3 कैटेगरी में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मैमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। प्रोटोथीरिया ग्रुप में ऐसे मैमल्स आते हैं जो मैमल होते हुए भी एग ले करते हैं। मैमल का फीचर ये होता है कि मैमल जो है वो एग वन को बर्थ देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन प्रोटोथीरिया ग्रुप के मेंबर ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर आता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया ग्रुप के मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं, ऐसे मैमल्स होते हैं जो कंप्लीट डेवलपमेंट से पहले ही बच्चे को जन्म दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, कंगारू।
ठीक है, मार्सुपियल्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? मार्सुपियल्स। उनके पास एक एक्सटर्नल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो अपने बच्चे को रख करके उसका डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देन आते हैं यूथेरियंस। देखिए, बर्थ टू द कंप्लीट डेवलप्ड फीटस, वो कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ही बच्चे को जन्म देते हैं और उनका एक कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स का 9 मंथ होता है, 9 महीने। ठीक है, इसके बाद भी कुछ बच्चों का जन्म 7 और 8 मंथ में हो जाता है, 8वें महीने में हो जाता है। प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। तो उनको एक स्पेशल आईसीयू कंडीशन में रखा जाता है जब तक कि उनका डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो। तो देखिएगा, जो इनर सेल मास है वो एज अ फ्यूचर एम्ब्रियो डेवलप करता है और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डिफरेंशिएट हो जाता है 4 लेयर में, कोरियन, एम्नियन, एलेंट्राइड और यॉक सेल। तो पॉइंट लिख लीजिएगा, इनर सेल मास डेवलप्स एज फ्यूचर एम्ब्रियो बट ट्रोफोब्लास्ट डेवलप्स एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कहने का मतलब है ये एम्ब्रियो है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, लेयर है। मेसोडर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी ओरिजिन को बताता है। क्या बताता है? ओरिजिन को बताता है। ओरिजिन उसकी मेसोडर्मल। 3 तरह की ओरिजिन हो सकती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल। अब देखिएगा, जैसे ये आपका इनर सेल मास है ना, यही आगे चल करके डिफरेंशिएट हो जाता है। नाउ दिस कंडीशन इज नोन एज द स्टेम सेल। ये सब क्या कहलाएंगे? स्टेम सेल कहलाती हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब समझते हैं? जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर ना हुआ हो, काम का बंटवारा ना हुआ हो। तो आप उससे कोई सा भी ऑर्गन या किसी भी तरह के सेल्स का या बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो वो कहलाती हैं स्टेम सेल। ऐसे ही प्लांट में भी सेल्स पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? undifferentiated cells that present in the plant which has the ability to form any kind of cell are part. Meristematic cells are the dividing cells. Meristematic tissue are the dividing cells. On the basis of position there are 3 types: apical, lateral और intercalary. टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं और प्रोसेस को टोटीपोटेंसी बोलते हैं। जैसे स्टेम सेल जो होता है, अभी करंट में आप लोग सुन रहे होंगे, कई सारे ऐड वगैरह आते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि स्टेम सेल बैंक में स्टेम सेल को आप प्रिजर्व करवा दें। ठीक है, अभी रिसेंट में कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके विद इन अ मंथ जो है कुछ सेल्स जो है वहाँ से ले लिए जाते हैं उसके एम्ब्रियो से और उसको स्टेम सेल बैंक में प्रिजर्व कर दिया जाता है। क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल मास है, इससे आप किसी भी तरह के ऑर्गन का या बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कि हमारे पास कभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जैसे अभी मान लीजिए किडनी किसी का खराब हो जाता है तो हमको डोनर खोजना पड़ता है ना, किसी डोनर से हमको किडनी मिल जाए तो ट्रांसप्लांट करा लें, बच जाएं। तो अगर हमारे पास स्टेम सेल होगा और टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो जाएगी या हम ऐसे जीन की डिस्कवरी कर लेंगे जो किडनी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस जीन के रेगुलेशन के द्वारा हम किडनी आर्टिफिशियली कहाँ बना सकते हैं? लेबोरेटरी में बना सकते हैं इसी सेल की मदद से। तो हमको दूसरे की किडनी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी के लिए लिया जाता है। या फिर मान लीजिए कभी स्टेम सेल थेरेपी करने का चांस हो जाता है, कभी ब्लड कैंसर वगैरह हो जाता है लोग, तो ब्लड कैंसर के केस में क्या होता है, पर्सन की डेथ हो जाती है, तो या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाए जो कि हाईली एक्सपेंसिव है। ठीक है, और उसमें भी सक्सेस रेट बहुत ही कम है। अगर आप ही की बॉडी की स्टेम सेल होंगी तो आप इनसे स्टेम सेल थेरेपी करवा सकते हैं, तो हो सकता हो कि जान बच जाए या उसका क्योर या उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, तो इसलिए प्रिजर्व करते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास जो होता है, इसके पास ये एबिलिटी होती है किसी भी तरह का सेल या ऑर्गन या पार्ट बना सकता है। लेकिन जब इसमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो जाता है तो ये इनर सेल मास जो होता है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। मेरे पास अलग अलग कलर नहीं है,
अदरवाइज मैं आपको 3 कलर से बना करके दिखा देता हूँ। ये ठीक है, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये प्राइमरी लेवल का डिफरेंशिएशन होता है। जब प्राइमरी लेवल का डिफरेंशिएशन हो जाता है, एक्टोडर्मल सेल बन गई, मेसोडर्मल सेल बन गई और एंडोडर्मल सेल बन गई। तो अब इन्हीं सेल्स से आगे चल करके जिस भी बॉडी पार्ट या ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, उसकी ओरिजिन जो है वही कंसीडर की जाएगी। जैसे मान लीजिए नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, उसका फॉर्मेशन एक्टोडर्मल सेल से होता है। तो इसीलिए नर्वस सिस्टम की ओरिजिन क्या आपको बताई जाती है? एक्टोडर्मल। मसल्स का फॉर्मेशन आपके जो होता है वो मेसोडर्मल सेल से होता है, तो उसकी ओरिजिन मेसोडर्मल बताई जाती है। तो इसी के बेसिस पे आपको ओरिजिन बताया जाता है कि ये आपका बॉडी पार्ट या ऑर्गन जो है वो किस तरह की सेल से मिलकर के बना हुआ है, किस तरह के सेल्स के डिवीजन से फॉर्म हुआ है। कंफर्म? अब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तब फिर आप इससे काम दूसरा नहीं ले सकते, दूसरा काम नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए घर पे काम करवाते रहिए, तो मार्केट से जाते हैं, कुछ मजदूर को लेकर के आते हैं काम करवाने के लिए, ठीक है। जो मजदूर आए तो अभी सबकी कैटेगरी एक है कि सबके सब मजदूर हैं, ठीक है। लेकिन अभी जब काम का बंटवारा नहीं हुआ है तो आप किसी से कोई भी काम बोल देंगे तो वो करेगा। लेकिन एक बार बता दिए कि भैया तुम जो है ईंटा ढो करके लाना, तुम जो है सीमेंट बालू लेकर के आना, और तुम जो है पानी लेकर के आना। अब पानी वाले से कह दीजिए कि भैया ईंटा लेकर के आइए, तो कहेगा मेरा काम थोड़ी ना है, वो उसका काम है, वो लेकर के आएगा। क्यों? डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, काम का बंटवारा हो गया, किसको कौन सा काम करना है, तो आप दूसरे से फिर दूसरा वाला काम डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो सेल्स कलेक्ट की जाती हैं वो डिफरेंशिएशन से पहले की बात, ठीक है। तो स्टेम सेल को इसीलिए प्रिजर्व किया। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म differentiated into four different layer, that is four different layer, that is पहली हेडिंग लिखिएगा कोरियन, फर्स्ट हेडिंग है कोरियन। कोरियन में पॉइंट लिखिएगा, देखिए ये एम्ब्रियो को सभी तरफ से कवर करता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और यही कोरियोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू से कांटेक्ट करके क्या बनाती हैं? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। राइट डाउन द पॉइंट। outermost layer and covers embryo from all sides, covers embryo from all sides, embryo from ऑल साइड। एम्ब्रियो यानी डेवलपिंग फीटस जो होता है या भ्रूण जो होता है, इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब उभार, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक projection towards the uterine tissue, towards the uterine tissue, named as
नेम्ड है कोरियोनिक विलाई, नेम्ड है कोरियोनिक विलाई। और विलाई कहाँ पे पड़ा है? हाँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पड़ा है। विलाई प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। विलाई माइक्रो विलाई पड़ा होगा। क्या लिखा है? द कोरियोनिक, sorry, named as कोरियोनिक विलाई, which develops as कोरियोनिक प्लेसेंटा, कोरियोनिक प्लेसेंटा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कोरियोनिक प्लेसेंटा। एक्चुअली प्लेसेंटा भी कई तरह के होते हैं। ये कोरियोनिक विलाई के द्वारा फॉर्म होता है तो कोरियोनिक प्लेसेंटा कहलाता है। अदर टाइप जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे इसके पहले आप क्लीवेज पढ़ चुके हैं, तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज भी जो है कई तरह का होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा, इससे आपको याद है। जैसे मान लीजिए जो एग होता है, बोर्ड आपका मान देखिएगा, जो आपका एग होता है, इस एग के अंदर जो है यॉक प्रेजेंट होता है। भाई कोई भी अंडा देखे होंगे, उसके बाद व्हाइट वाला पार्ट होता है, अंदर येलो वाला पार्ट होता है। जो येलो वाला पार्ट होता है उसको यॉक बोलते हैं, और व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो प्रोटीनेशियस होता है। कौन सी प्रोटीन भाई? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये यॉक होता है। यॉक के अमाउंट के बेसिस पे एग जो है, एग के टाइप देखिएगा, अगर ये यॉक ना प्रेजेंट हो तो एलेसिथल एग कहलाता है। यॉक जो है बहुत कम अमाउंट में हो, माइक्रोलेसिथल कहलाता है, और यॉक का अमाउंट ज्यादा हो तो मेगालेसिथल कहलाता है। बराबर? यॉक कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे एग का टाइप अगर सेंटर में है तो सेंट्रोलेसिथल एग कहलाता है। अगर सेंटर से कहीं डेविएटेड है, कहीं किनारे पर है, तो टीलोलेसिथल कहलाता है। क्या कहलाएगा? टीलोलेसिथल। अब ये डिपेंड करता है कि एग कैसा है, तब फर्दर उसमें क्लीवेज होगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्लीवेज कर दिया, तो ये होलोप्लास्टिक है बट अनइक्वल है। क्या है? होलोप्लास्टिक अनइक्वल, क्योंकि यॉक का अमाउंट जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है सब में। इन सब में यॉक तो है ही नहीं, सिर्फ इसमें यॉक चला गया। क्यों? एक साइड में था। अगर यही सेंट्रोलेसिथल रहा होता तो होलोप्लास्टिक इक्वल होता। कैसा होता? होलोप्लास्टिक इक्वल होता। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो क्लीवेज होता है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज जो होता है वो कई तरह का होता है। होलोप्लास्टिक इक्वल, होलोप्लास्टिक अनइक्वल। ठीक है, तो जो कि है नहीं आपके सिलेबस, यानी एग्जामिनेशन वालों का कुछ करा नहीं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी वालों की आदत है कि थोड़ा सा लिखते हैं, पूछता ही जाता है। ठीक है, जैसे मार्फोलॉजी आप फ्लोरिंग प्लांट में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको 3 फैमिली मिलेंगे सिर्फ बाय द नेम, सोलोनेसी, लिलिएसी एंड फेबेसी। 3 फैमिली हैं, लेकिन जैसे ही फैमिली स्टार्ट होता है तो लेफ्ट साइड पेज पर जैसे ही आप देखेंगे ऊपर में, तो एक फ्लोरल फार्मूला और एक फ्लोरल डायग्राम लिखा हुआ मिलेगा। दैट इज ऑफ ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली का है। ठीक है, ब्रेसिकेसी यानी सरसों वाली फैमिली जो है। पहले इसका नाम क्या था? अरे भाई, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस तो सरसों का नाम था। पहले इस फैमिली का नाम क्या था? कुछ फैमिली के नाम बदल कर चेंज किए गए। जैसे फेबेसी पहले लेगुमिनेसी था, फेबेसी बाद में किया गया। ऐसे क्रूसीफेरी था। ये सरसों वाली फैमिली कौन सी थी? क्रूसीफेरी, जिसको नाम बदल कर दिया गया क्या? ब्रेसिकेसी।
तो फ्लोरल फार्मूला दे दिया है उन्होंने और फ्लोरल डायग्राम बना दिया है, तो उसमें तो सारा आ गया। इनफ्लोरेसेंस से लेकर के गाइनोसियम तक सारा वहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिनोमॉर्फिक है, कैलिक्स 4 है, करोला 4 है, एंड्रोसियम 6 है, 2+4 के फॉर्म में है, कैलिक्स 4 हैं 2+2 के, करोला जो है 2+2 के फॉर्म में है, एंड्रोसियम 6 हैं 2+4, गाइनोसियम 2 है, ओवरी सुपीरियर। इतना तो लिखा हुआ है, बचा क्या? कुछ बचा? जो बचा वो फ्लोरल फार्मूला से आपका कंफर्म हो जाता है कि उसमें कैलिक्स और करोला का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, ब्रैकिएटेड है, ब्रैकिएटेड है, वो सारा कुछ आप पढ़ते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कहते हैं सर आपका सिलेबस पूछ लिया गया, नहीं, विद इन द सिलेबस आपने ध्यान नहीं। कोरियन लिखा है आपने, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। प्लेसेंटा इज द structural and functional unit. Placenta is the structural and functional unit. Placenta is the structural and functional unit between maternal and fetal tissue. Between maternal and fetal tissue. माँ और बच्चे के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है प्लेसेंटा। दूसरा लिख लीजिएगा एमनियन, सेकंड लेयर लिखेंगे एमनियन, सेकंड हेडिंग है एमनियन। covers embryo from all sides except ventral side. Covers embryo from all sides except ventral surface. Except ventral surface. ठीक है, उसी प्लेसेंटा के थ्रू होकर के अम्लाइकस आता है, अम्लाइकल कॉर्ड जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो अम्लाइकल कॉर्ड में क्या होता है, ये चारों लेयर होती हैं जो आपने अभी ऐसे डेवलपिंग एम्ब्रियो बनाया था ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, कोरियन और एमनियन यहाँ से निकला था। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, अम्लाइकस कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लाइकस कहलाता है। और यहाँ से जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है वो अम्लाइकल कॉर्ड कहलाता है। अम्लाइकस एक्चुअली नाभि वाला हिस्सा होता है, ये अम्लाइकस होता है और ये अम्लाइकल कॉर्ड होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक रस्सीनुमा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम अम्लाइकल कॉर्ड बोलते हैं। उस अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन पाई जाती हैं, जो कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की तरह ही एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी deoxygenated blood. Same like that, umbilical artery also carry deoxygenated blood, and umbilical vein carry oxygenated. Confirm? तो अम्लाइकस होता है, इसी के थ्रू फीटस को नरिशमेंट मिलता रहता है। बच्चे के जन्म के बाद देखिए अम्लाइकस का कुछ पार्ट जो है छोड़कर कट कर दिया जाता है और बाद में ये हील अप हो जाता है। बाद में ये क्या होता है, हील हो जाता है, भर जाता है। तो एमनियन में लिखिएगा कवर्स एम्ब्रियो फ्रॉम ऑल साइड एक्सेप्ट वेंट्रल। अगला पॉइंट लिखिएगा स्पेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एमनियन, स्पेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड एमनियन is amniotic cavity that is filled with
filled with amniotic fluid, that is filled with amniotic fluid. That is filled with amniotic fluid. अगला पॉइंट आप लिख लेंगे, amniotic fluid act as दो पॉइंट आपने डायग्राम में लिखे थे ना, प्रिवेंट एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, दूसरा लिखा था एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, तो वो दोनों पॉइंट लिख लेंगे आप। थर्ड एंड फोर्थ हेडिंग एक साथ लिख लीजिएगा, एलेंटोइड एंड यावसाइक, इसको लिख लीजिएगा नॉन फंक्शनल इन द ह्यूमन बीइंग, नॉन फंक्शनल इन द ह्यूमन बीइंग। तो ये वर्ड्स में फंक्शनल होता है जिसका कंपैरिजन जो है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से किया जाता है, जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करके स्टोर रखता है एलेक्ट्राइन, और यावसाइक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और जिसमें यावसाइक पाया जाता है दैट इज द फर्स्ट साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन का पहला साइट होता है। तो इसके लिए इतना ही रहने दीजिए, इतना क्वेश्चन नहीं पूछता आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लेसेंटा कंप्लीट। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा लिखवाना है आपको, और इसके बाद है पार्च्यूरेशन यानी चाइल्ड बर्थ, और एक बचा हुआ है ट्विंस की कंडीशन, इसमें एक्सप्लेन करना है आपको। मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में एक सियामीन्स की कंडीशन होता है, उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो बस इतना ही टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर से आप लोग एनसीईआरटी कैरी करेंगे, डिस्कस बाय द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्योंकि रिसेंट ईयर का पेपर देख करके आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही आपके ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। कन्फर्म।